नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी श्रृंखला हमारी चल रही है ना। बीच में कुछ समय के लिए व्यवधान उसमें हुआ कि क्लासेस नहीं आ पाई, क्योंकि अभी आने वाला परीक्षा आरओ की है, तो हम लोगों को लगा कि ज़्यादा उपयोगी आपका पूर्वावलोकन वाली श्रृंखला अभी के लिए रहेगी। लेकिन फिर भी ऐसा सोचा गया है कि हफ्ते में एक दो क्लास आपको एनसीईआरटी वाली भी मिलती रहेंगी। ठीक है, तो क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 तक हम लोग कर चुके हैं, है ना। क्लास 7th के चैप्टर नंबर 6 तक हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 ये हम यहां से शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 7 क्लास 7th का है आपका मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। ये मतलब मेंस की दृष्टि से तो आप इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इस चैप्टर को। जैसे इसमें कुछ चीजें हैं जिनको हम अच्छे से लिख सकते हैं, वहां से अच्छी अच्छी लाइन से हैं, है ना। और बाकी आपको दिखाया गया है कि मानवीय पर्यावरण क्या है, बस्तियां क्या है, आपसे पूछ ले कि बस्ती क्या है, सिंपली परिवहन एवं संचार। चलिए तो देखते हैं किस तरीके से है। देखिए, वो एक कहानी शुरू की जाती है इसमें बात। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन एवं वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। हमने देखा था भौतिक पर्यावरण और वो सारी चीजें। लेकिन समय के साथ उसने कौशल विकसित किए और खाद्य पदार्थों को उत्पादन, घर बनाने, यातायात, संचार और बेहतर साधनों का विकास किया। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग में मानव क्या था, पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंसी थी उसकी, है ना। नदी से ही पानी पी रहा है ना, जो कंदमूल फल मिल जा रहे हैं उनको खा रहा है। फिर उसने क्या कर लिया, अपनी सुविधाओं के हिसाब से मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, उसको मैनेज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया, घर बनाए, यातायात के साधन बनाए, संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। जैसे पहले डाकिया आता था संचार का साधन लेके, चिट्ठी लेके, आजकल तो फोन वाला सिस्टम है। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बना लिया, है ना। जो मेरे लिए सूटेबल था, मेरे लिए अच्छा था, वैसा बना लिया। खैर, फिर आ गया बस्तियां किसको कहते हैं। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। तो एक सिंपल लाइन में अगर बस्तियों की मुझे डेफिनेशन देनी हो तो यह है, प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जो प्रारंभिक मनुष्य होते थे, जैसे हम जो घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ रहे हैं उसमें हम एक जनजाति पढ़ रहे थे, पिग्मी, है ना। वो हम देख रहे थे कहाँ रहती है कि पेड़ों के ऊपर रहती है। जब उन्होंने फसलें और उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। भाई पहले तो वो वृक्षों से ही कंदमूल फल वगैरह खा रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक स्टेबिलिटी ले ली जीवन में, कृषि करनी शुरू कर दी। तो उसकी रखवाली के लिए पशु वसु से उसको काट के अपने पास लेने के लिए तो एक स्थायित्व आ गया उनके जीवन में। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। भाई बस्तियां सबसे पहले आप सिंधु घाटी सभ्यता देखते हो, भाई अब तक ज्ञात सबसे पुरानी सभ्यताओं में एक सिंधु घाटी सभ्यता है। तो वो नदियों के किनारे क्यों थी, क्योंकि मनुष्य अन्न उपजा रहा है। और अन्न कहां बेहतर उपजेगा, जहां उपजाऊ मिट्टी होगी, और उपजाऊ मिट्टी प्रायः कहां होती है, नदियों के किनारे वाली मिट्टी। ठीक है, इसलिए व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। भाई जैसे जैसे सिस्टम बड़ा होता गया, व्यापार सिस्टम होता गया, और भी बहुत सारी चीजें होती गई, नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हो गया। ठीक है, क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील, हुआंगी, है ना, ये सब नदियों की बात चल रही है। नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं। भाई सिंधु के नाम, सिंधु के किनारे जो था अपना सिंधु घाटी सभ्यता थी, टिग्रिस नदी के किनारे और चाइना की कुछ नदियां उनके किनारे चीन की सभ्यता थी। ठीक है, बाकी एक स्लाइड और क्या दे रखी थी पीछे कि वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उस बसाव को बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं निम्नवत हैं, है ना। अब यही आपसे प्रश्न पूछ ले कि भाई आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं निम्न में से क्या हो सकती हैं। अनुकूल जलवायु हो, जल की उपलब्धता हो, उपयुक्त भूमि हो, उपजाऊ मिट्टी हो, इसमें एक आध कोई और घुसेड़ दे, इसमें कहे अक्षांश देशांतर हो, मैदान हो, पर्वतीय स्थिति, तो कुछ भी आपसे दे सकता है। लेकिन ये 4 पॉइंट आपको इसमें याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में केवल बस्तियां याद रखने जैसी चीज है और कुछ भी नहीं है। अगला देखते हैं, बस्तियां स्थायी अथवा अस्थायी भी हो सकती हैं। जैसे आप देखते हैं कि हम पक्का मकान बना के रह रहे हैं तो वो स्थायी बस्ती है। अस्थायी बस्तियां किसको कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो कुछ झुग्गी टाइप से होती हैं, लोग कहीं भी डाल लेते हैं। या फिर जैसे हम कभी स्काउट गाइड अगर आपने किया हो तो उसके कैंप जाते हैं 5-5, 7-7 दिन के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना तंबूला बना के उसमें रहते हैं, नहीं रहते हैं, तो वो क्या है, वो अस्थायी बस्ती है। ठीक है, जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगल, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे वहां मौसम का होता है, ऋतु प्रवास जैसी एक स्थिति आती है,
कि भाई कोई विशेष ऋतु है तब तक तो वहां रह रहे हैं, लेकिन मौसम की जब चरम दशाएं हो जाएंगी, चरम गर्मी चरम जाड़ा हो जाएगा, एक्स्ट्रा वाला हमको सहन नहीं होगा, तो हम प्रवास कर जाएंगे, वहां से कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, चलो, तो इनके किनारे बस्तियां रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि, है ना, आखेट करते हैं, संग्रहण करते हैं, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि मतलब आज यहां है, कल को दूसरी जगह पे हमने खेती शुरू कर ली, परसों कहीं और शुरू कर ली, इस तरीके से। एवं ऋतु प्रवास करते हैं, है ना, ऋतु प्रवास करते हैं। आगे अभी एक बॉक्स में ऋतु प्रवास की परिभाषा दी गई है, एज इट इज क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, और नीचे जो उसकी लाइन है ना, सेम टू सेम लाइन है। खैर, यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं, भाई आज हम लोग बेसिकली सब स्थायी बस्तियों में रहते हैं। ये बस्तियां दिखाई गई हैं, देखो किस तरीके से हैं, है ना। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो ऋतु प्रवास की वो दी है डेफिनेशन। ऋतु प्रवास क्या कह रहा है, लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास कहते हैं। मतलब एक मौसम में वो कहीं रहेंगे, दूसरे मौसम में कहीं चले जाएंगे, उसको क्या कहेंगे, ऋतु प्रवास। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरगाहों की खोज में निकल जाते हैं, है ना। तो ऋतु प्रवास जैसी स्थिति ये है। तो सेम सवाल, मतलब इसकी पूरी लाइन ऋतु प्रवास क्या है और ये पूरा कॉपी पेस्ट है ना, तो वो चीज है। ठीक है, अब ये कहानी दी है, इसके बाद आपसे इस कहानी पे विचार करने को कहा गया है। चीजें हैं तो मैं स्पीड से पढ़ते हुए इसको निकल रहा हूं, आप सुनते चलिएगा। मैरी का जन्मदिन है, मैरी कोई कन्या है, उसका जन्मदिन है। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही है। आखिरकार थकी खांसती और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था, कि भाई जाम बहुत मिल गया इसलिए लेट हो गया। मैरी की मां मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। गांव से आई है बेचारी, है ना, गांव से आई, उसने जाम गांव में होता ही नहीं है, तो गांव में जाम नहीं होता, यहां उसको जाम मिल गया, परेशान, तो उसको सांस फूल रही है और वो सब हो रहा है। खैर, प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण और यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, जब लोग शहर क्यों आते हैं फिर? भाई जब यहाँ इतना डिस्टर्बेंस है, इतना प्रदूषण है और वो सब है, तो लोग शहर क्यों आ रहे हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया कि वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा, चिकित्सीय सुविधा आदि की तलाश में आते हैं। कि गांव में, भाई गांव में आपको कॉन्वेंट स्कूल बढ़िया वाला तो मिलेगा नहीं, डीपीएस तो मिलेगा नहीं, डीपीएस में बच्चा पढ़ाना है, शहरी आना पड़ेगा। ठीक। मैरी ने पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहां रहेंगे? भाई जो पहले से रह रहे हैं वो कहां रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां, अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई दे रही हैं, जहां लोग भीड़भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। ठीक है, तो बात वही है कि मतलब यहां बस्तियां पनपती जा रही। अब जैसे मान लो गांव देहात से कोई आदमी आया यहाँ शहर में रहने, अब वो नौकरी गांव देहात में उसको 5-6 हजार की भी नहीं मिल रही थी, यहाँ उसको 5-6 हजार की मिल रही है। अब वो बढ़िया घर में तो रहेगा ही नहीं, उसका तो रेंट ही 5-6 हजार से ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, अपनी झुग्गी डाल लेगा, कोई झुग्गी झोंपड़ी डाल लेगा, तो वो क्या हुई, अनियमित बस्तियां हो गई और धीरे धीरे वो बड़ी होती चली जाती हैं। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि है, सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। प्रसाद बता रहा है, जो भी अभी गांव से आया, कि गांव में बाकी भाई सिनेमाघर नहीं है, बड़ा स्कूल नहीं है, बड़ा चिकित्सालय नहीं है, लेकिन बढ़िया हवा है, खुली हवा है, आप आराम से जी सकते हैं, आराम से सांस ले सकते हैं। खैर, ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां। ग्रामीण गांव ग्रामीण बस्ती होती है। अब इससे क्या हुआ, हमने दो चीजें सीखी कि बस्तियां दो टाइप की और हैं, ग्रामीण बस्ती है, शहरी बस्तियां हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये शहर है बना हुआ, ठीक है, प्रिंट इसका थोड़ा सा वैसा है, शहर है, और ये क्या है, गांव है। देख रहे हो कितना हरा भरा और दूर दूर घर है ना, गांव में ऐसे ही होते हैं प्राय। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग क्या क्या, वहां के मुख्य व्यवसाय कहाँ क्या क्या है गांव के, कृषि कर रहे हैं, मछली पाल रहे हैं, वानिकी कर रहे हैं, दस्तकारी, पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है, मतलब एक साथ में बहुत सारे घर हो सकते हैं, दूर दूर लोकेशन पे भी हो सकते हैं। तो सघन होगी या प्रकीर्ण मतलब बिखरी हुई। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं, जैसे चित्र 7.2। प्रकीर्ण बस्तियों में लोग घर के दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, जैसे ये। इस प्रकार बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगलों में एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे जहां हम लोग रहते हैं, उत्तर भारत ना कहूं, उत्तर प्रदेश के भी हम लोग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां हम लोग रह रहे हैं, लखनऊ रहा, लखनऊ के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट रहे, तो वहां क्या है कि वहां
जो गांव मिलेंगे ना आपको, क्योंकि मैदानी बेल्ट है तो गांव मिलेंगे, तो वहां ग्रामीण बस्तियां भी सघन है। लेकिन आप पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओ, हिमाचल चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ और चले जाओ, तो वहां फिर क्या होता है, वहां जो है बस्तियां प्रकीर्ण होती हैं, दूर दूर घर होते हैं, वही बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। ठीक है, मतलब पर्यावरण के अनुकूल है, वो खुला हुआ भी होगा, सब बात होंगी उसमें, है ना, बड़ा सा होगा, बड़ा सा आंगन होगा, 2-4 पेड़ भी हो सकता है आंगन में लग रहे हो, मतलब एकदम प्रकृति के अनुकूल है, मां प्रकृति को हमने परेशान नहीं किया। ठीक है, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छतें बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं इस टाइप वाली ढाल वाली छतें हैं। क्यों? क्योंकि बारिश जब ज्यादा होगी और आपने अगर प्लेन छत बना दी तो रोज छत पे पानी भरेगा, रोज जो है नाली, छत की नाली में कूड़ा अटकेगा, रोज उसको साफ करना पड़ेगा। मतलब आज सबने भी किया ही होगा। तो इस प्रकार ढाल वाली छत बना दो, भाई साहब पानी रुकेगा ही नहीं, सीधे नीचे, काम खत्म। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्लेट पर घर बनाए जाते हैं। जैसे आप ये देखो, जहां वर्षा में जल जमाव होगा, है ना, जल का जमाव होगा, वहां ये लोग क्या करेंगे, जैसे ये बहुत लकड़ी टाइप से बने हुए मकान होते हैं और नीचे से देखो उस पर टिके हुए हैं, नीचे से किस पे टिके हुए हैं, नीचे से डंडा लकड़ी करके स्लेट पे टिके हुए हैं, है ना, स्लेट पे टिके हुए हैं। इस प्रकार से मकान बनते हैं। जैसे आप कभी माता पूर्णागिरी या वैष्णो देवी जाएंगे तो वहां देखेंगे, वहां जो धर्मशाला टाइप है ना, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, तो उसको वो बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे से सपोर्ट ले लेते हैं, किसका, डंडे लकड़ियों का, और उस पर फिर पूरा फर्श टाइप से बिछा के इस तरीके से बना लेते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। भाई अब सिस्टम है सब, जहां गर्म जलवायु है वहां मिट्टी की मोटी मोटी दीवारें बनाएंगे मिट्टी की। क्यों? ताकि गर्मी जो है मकान में अंदर ना घुस पाए और जो है ठंडा रहे अंदर से। मिट्टी की मोटी दीवार है। ठीक है, जिनकी छतें घास फूस की बनी होती हैं। ठीक है, स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। आप गांव देहात में घर देख लो ना, मिट्टी का घर आपने देखा ही होगा, है ना देखा हो तो गूगल पे देख सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता कि आप में से जो बिल्कुल शहरी बालक होंगे उनकी बात अलग है, वरना गांव देहात में मिट्टी के घर आज भी मिल जाते हैं। आजकल तो खैर पक्के हो गए, लेकिन फिर भी लीपा पुताई वाले घर, जो जिनको मिट्टी से लीपा जाता है बढ़िया, वो तो वो अपने आसपास वाली चीजें यूज कर रहे हैं। जो आसपास पत्थर होगा उसको यूज कर लेंगे, है ना, जो चिकनी मिट्टी होगी, है ना, वो उस टाइप से गोबर वगैरह को भी उसमें मिलाया जाता है तो और अच्छा हो जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं, है ना, तो नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। तो नगर वाले लोग क्या क्या करेंगे, या तो निर्माण कर रहे होंगे किसी चीज का, है ना, मतलब इंडस्ट्रियल होंगे, या फिर व्यापार कर रहे होंगे, या फिर सर्विस सेक्टर में होंगे। सर्विस सेक्टर मतलब जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई मास्टर है, भाई हम भी तो आपको एक तरह की सर्विस दे रहे हैं ना, वो है। इस तरीके से अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए। आपसे कह रहे हैं कि आपके आसपास के जो कुछ गांव, नगर, शहर हैं उनके आप नाम लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा वर्णन कर दिया उन्होंने कि बस्तियां किस प्रकार की हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, कहां कहां क्या क्या काम कर रहे हैं। तो बस्तियां क्या हो गई, ऐसे स्थान जहां मानव अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। ग्रामीण बस्तियां हो गई, शहरी बस्ती हो गई। एक थी स्थायी बस्ती, अस्थायी बस्ती। स्थायी मतलब परमानेंट वाली, जो पक्के वाले मकान होते हैं। अस्थायी मतलब जैसे जो झोपड़पट्टी टाइप से डाल लेते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, फिर हमने देख लिया ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती। गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं, मेनली कृषि करेगा, पशुपालन करेगा, वानिकी करेगा, मत्स्य पालन करेंगे। और शहर में बेसिकली लोग क्या करते हैं, तो सर्विस सेक्टर में होगा, या फिर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में होंगे, या फिर बिजनेस कर रहे होंगे, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आ गए परिवहन। ठीक है, तो ये तो हो गया मानव पर्यावरण की, मानव अपना कैसा सिस्टम चला रहा है वो सब है ना। और दूसरा क्या है, अब आ गया आपका परिवहन। परिवहन कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम है, देखो। ठीक है, ये पिछले उसमें ही स्लाइड में जाना चाहिए था। आवास का एक प्रकार है। आप बर्फ से बने आवास कहां पाते हैं, उन्हें कौन बनाता है एवं वे क्या कहलाते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां आप देखोगे, जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां घर भी बर्फ के ही बना लेते हैं, क्योंकि बर्फ वो पिघलेगी नहीं। भाई आपने इधर बना लिया कहीं उत्तर भारत में घर, तो क्या होगा, पिघल जाएगा। ये एस्किमो लोग कहलाते हैं, एस्किमो। ठीक है, जो बर्फ के बने हुए मकानों में रहते हैं इनको बोलते हैं एस्किमो, और इस मकान को बोलते हैं इग्लू। ठीक है, या आप याद रखोगे इग्लू। और ये लोग प्राय कनाडा रहा, स्वीडन, नॉर्वे, मतलब उत्तरी वाले एरिया में पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव साइड पाए जाते हैं। ठीक है, खैर अब परिवहन के साधन देखते हैं। परिवहन लोगों के सामान एवं आवागमन के साधन होते हैं। तो कितनी बढ़िया, एक लाइन में कितनी बढ़िया परिभाषा होती है। आपसे पूछ ले कोई परिवहन क्या है, तो परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। मतलब दो लाइन में कितनी, एक लाइन में कितनी अच्छी सी परिभाषा दी है 10-12 शब्दों में। खैर, पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा में अत्यधिक समय लगता था। भाई पहले तो पैदल पैदल जाते थे,
सब लोग, है ना, कोई इस प्रकार के यातायात के साधन नहीं, तो बहुत टाइम लग जाता था। उस समय लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। गधे के ऊपर लाद दी नमक की बोरी, बाबूजी चल रहे हैं पैदल पैदल, ठट ठट उसको हाँकते हुए, चल वही, तो खुद पैदल चल रहे हैं, सामान में पशुओं का यूज कर रहे हैं। इस तरीके से पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब तो उतना नहीं है, आप ग्रामीण एरिया में चले जाओ तो बैलगाड़ी तो पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी, आज भी मिल जाएगी, ठीक है। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, है ना, हमारे लखनऊ में ही आपको घोड़ा गाड़ी मिल जाएगी। उसको आज लोग एलीट क्लास मानते हुए, मतलब कि हाँ भाई चलो, वो बहुत पैसा लेता है घुमाने का, ठीक है, मतलब ठीक ठाक पैसे ले लेते हैं भाई साहब वो घुमाने के, तो शौक है, शौक बड़ी चीज है। खैर ठीक है, तो परिवहन में किस चीज का, लोग पशुओं का यूज कर रहे हैं, और पहिया आने से क्या होगा, परिवहन और ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का उपयोग किया जाता है परिवहन में। आपने देखा होगा गधे का उपयोग करते हैं, गधा पे लाद के ले जाते हैं सामान। जैसे कभी कभी अपने घर में आपने क्या किया हो, घर बनवाया हो, तो मिट्टी विट्टी उठाने के लिए आजकल तो ट्रैक्टर ट्रॉली से उठा के ले जाते हैं। पहले गधे वाले आते थे, गधे पे वो मलबा उठा के भर के ले जाते थे। तो गधे, खच्चर उसी का भाई है। बैल का यूज कर रहे हैं बैलगाड़ी चलाने में। ऊंट का खूब यूज करते हैं, जहां ऊंट वाले एरिया हैं, रेगिस्तान वाले एरिया हैं, उनमें। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरीके से होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। अब यहां से पॉइंट टू बी नोटेड, याद करने जैसी चीज है, आपसे पूछ सकता है कि लामा नाम का जो वो है पशु, वो कहां पाया जा रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के आसपास, ठीक है, एंडीज के आसपास, है ना। लामा का उपयोग उसी तरीके से करते हैं जैसे तिब्बत में। अब याक आपसे पूछ ले कहां मिल रहा है, तो तिब्बत में मिल रहा है। आपको यहां से ये दो फैक्ट आपको यहां से याद रखने हैं। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारी भारत को पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या स्थल मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को और द्रुत बना दिया। जैसे अभी मुझे यहां से मुंबई जाना हो, फ्लाइट से 2 घंटे की फ्लाइट है, 2 घंटा लगेगा, और रेलगाड़ी से जाऊंगा तो 12 से 15 घंटे, 24 घंटे भी लग सकते हैं। तो हवाई यान ने क्या किया कि भाई पहले लोग समुद्री मार्ग से जाते थे या फिर रोड बाई रोड जाते थे, लेकिन हवाई जहाज ने क्या किया, परिवहन को द्रुत, मतलब द्रुत का मतलब होता है स्पीड अप कर दिया, तेज कर दिया, है ना। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे लगते हैं, और पहले ये घंटों का समय लग जाता था। भाई यहां से यूरोप जाना है आपको भारत से, तो या तो भूमध्य सागर होते हुए जाओगे, लाल सागर, भूमध्य सागर होते हुए, है ना, तो मतलब आपको बाया रोड भी ट्रेवल करना पड़ेगा, बाया शिप भी ट्रेवल करना पड़ेगा, इस तरीके से। और अब हवाई जहाज से कहीं ना सीधे जाके उड़े, 6 घंटे में यूरोप पहुंच गए। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की क्या करते हैं, बचत करते हैं। टाइम की तो बहुत बचत होती है ना, समय की बहुत बचत होती है, ठीक है, और एनर्जी की भी बचत होती है। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ से मुंबई जाना हो तो मुझे 2 घंटे लगेगा फ्लाइट में, है ना। वैसे मुझे क्या लगता है, 1 दिन पूरा लग जाता, टाइम 1 दिन जाता, हो सकता है मैं वहां जाके उतना और प्रोडक्टिव वर्क कर सकूं। खैर चलो, तो परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं बेसिकली। कौन कौन से हैं? सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं पता हो। भाई एक जो सिंपल आप सड़क चल रहे हो वो है रेलगाड़ी। बहुत से लोग कहते हैं मैं रेलगाड़ी में बैठा ही नहीं हूं सर जी आज तक। अबे रेल का मजा ना दुनिया के किसी मजे से बेहतर है, मतलब रेलगाड़ी में ट्रेवल करने का। मैं तो बहुत करता हूं, मैं तो अक्सर ट्रेन से ही ट्रेवल करता हूं, ठीक है, तो मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। जलमार्ग एवं वायुयान, तो मैं अभी तक खाली जलमार्ग वाले में ट्रेवल नहीं किया है, जल्दी कर लूंगा वो भी, ठीक है। तो बाकी और सारे ट्रेवल किए हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, सारे ट्रेवल किए हैं, ठीक है। ये आपको दिखाया गया है, देखो कैसे सड़क है। ये गांव में, ये शहरी सड़क है एकदम पक्की है, ये ग्रामीण सड़क है, गांव में कच्ची कच्ची अपनी सड़कें होती हैं, बढ़िया ईटा से वो ढक ढका के बना देते हैं, ठीक है। खैर, तो सड़क मार्ग की सबसे पहले बात कर रहे हैं। कम दूरी के यातायात के में सबसे अधिक उपयोग में आने वाली सड़क है। अब मान लो मुझे यहां से लखनऊ से बगल में लखीमपुर जाना है, बहराइच जाना है, तो मैं क्या हेलीकॉप्टर से थोड़ी जाऊंगा, इतनी देर में वो उड़ेगा और गिरेगा, उतनी देर में तो बाइक से पहुंच जाऊंगा। तो छोटी दूरी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सड़क मार्ग का यूज करते हैं। सड़कें पक्की हो सकती हैं या कच्ची हो सकती हैं, ये दिखाई गई हैं दोनों कच्ची पक्की सड़कें। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। अब आपसे पूछ ले मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल क्यों है? उसका रीजन है, मैदानी एरिया क्या है, सपाट है, बस ज्यादा काट छांट नहीं करनी पड़ती, सिंपल सड़क बिछा दी जाती है, सिंपली आसानी से बिछ जाती है। यही पहाड़ों में सड़क बिछाना हो तो बहुत टफ है। तो मैदानी क्षेत्रों में क्या है, बढ़िया जाल है सड़कों का। मरुस्थल, वन एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय, मतलब बता रहे हैं सड़कें, भाई ऐसा नहीं है खाली इसमें, यहाँ पे भी सड़कें हैं, ठीक है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। हो सकता है फैक्ट चेंज हो गया हो वर्तमान में, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। भूमिगत सड़कों को क्या कहते हैं, भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं।
तो ये एक पॉइंट याद करने वाला है। आपसे पूछ ले सबवे किसको कहते हैं, भाई इंग्लिश में दे दे सबवे किसको कहते हैं, तो सबवे सफर गेम नहीं है, सबवे किसका है, भूमिगत मार्ग। जैसे फॉर एग्जांपल भूमिगत मार्ग क्या हो सकता है, मैं आपको थोड़ा इमेजिन करा दूं। जैसे आपने वो देखा होगा अंडरपास रेलवे लाइन के नीचे गांव देहात में आजकल क्या हुआ है कि सारे जितने भी पहले क्या थे उनको क्या बोलते थे हिंदी में, नाम भूल रहा हूं, अमानवीय क्रॉसिंग, मतलब जिन पे कोई क्रॉसिंग वाला डंडा उठाने गिराने वाला नहीं होता था, आदमी आराम से क्रॉस करता था, ठीक है, उन सबको बंद कर दिया गया है अब, और उनके उसके निकास के लिए क्या बना दिए गए हैं, अंडरपास बना दिए गए हैं। तो गांव देहात के जो बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि अंडरपास क्या होता है ना, भूमिगत मार्ग क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर तो आप लोग जानते ही हैं, उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं, फ्लाईओवर तो मुझे नहीं लगता कोई नहीं जानता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सड़क मार्ग की बात हो गई। आगे देखते हैं, अब आ गया रेल मार्ग। रेल मार्ग क्या होता है, रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों को आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे यहां से रेल से कहीं जाना हो और बाया रोड जाना हो तो लगभग 3 गुने का अंतर हो जाता है। रेल में भी अगर आप मतलब जनरल से जा रहे हो तो और 5-7 गुने का अंतर है रेल की टिकट में और उसमें, तो क्या है, सस्ते में आसानी से आवागमन हो जाता है। और भारी भारी सामान है, मान लो मालगाड़ी चलती है, वैसे कहाँ बाया रोड ढोते रहते तो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो इसलिए वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन की तीव्रता में सहायता प्रदान की, ये आप ध्यान रखोगे। जैसे पहले क्या था, पहले रोड से ही कर रहे थे, लेकिन जब भाप के इंजन की खोज हो गई और उधर क्या हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गई, नए नए उद्योग धंधे स्थापित हो गए, मशीनरी आ गई, माल जल्दी में और ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लग गया, तो क्या हुआ, माल इधर से उधर भेजना होता था, इधर इंजन भी बन गया, तो इधर माल ज्यादा बन रहा है और इधर इंजन बन गया, तो वो स्पीड अप हो गया काम, ठीक है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई, आजकल बुलेट ट्रेन और आ गई, तो उससे और ज्यादा मतलब स्पीड अप हो रहे हैं कि भाई 250-300 किलोमीटर आप 1-1.5 घंटे में पहुंच जा रहे हो, बुलेट ट्रेन की स्पीड है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है, फिर इसका भी वही कारण है, क्यों, क्योंकि मैदानी भागों में संरचनाएं अवसंरचना बनाना अपेक्षाकृत सरल होता है ना। उन्नत प्रौद्योगिकी के कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। ये कह रहे हैं कि बढ़िया हमने टेक्नोलॉजिकल प्रगति कर ली है, उसकी वजह से क्या कर रहे हैं हम, पहाड़ी क्षेत्रों में भी बढ़िया से रेल मार्ग वगैरह बना ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भलीभांति विकसित है, यह एशिया में क्या है, सबसे बड़ा है ना। भारतीय रेल मार्ग एशिया में सबसे बड़ा है। अब देखो, जाइनिंग से लिहासा, ये चाइना के बीच की बात है कि बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। यह आपसे बताया गया है कि सबसे ऊंची ट्रेन कौन सी है। अब तो शायद वो बनना है, चिनाब नदी के ऊपर जो पुल बना है वो शायद मुझे लगता है वो सबसे वो हो जाएगा। फिर भी देख लेना, ये फैक्ट के तौर पे आपको बताया गया है, ध्यान रखना कि 5000 मीटर लिहासा का, तिब्बत का है, जाइनिंग से लिहासा। बाकी विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो ये रशिया में पड़ता है, ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग से लेके, है ना, इधर बाल्टिक सागर सेंट पीटर्सबर्ग से लेके और पूरा यूरोपियन कंट्री में होते हुए और इधर व्लादिवोस्तोक तक आता है ना, व्लादिवोस्तोक तक आता है। तो आपको याद रखना है इसके दोनों एंट्री और एग्जिट पॉइंट सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्तोक तक, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्तोक तक। इसको साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन है, साइबेरियन रेल मार्ग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं आगे। अब जलमार्ग की बात आ गई। जलमार्ग क्या है, पहले आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था, लोग नाव वाव यूज करते थे सिंपली, ठीक है। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। अब आप समझो भाई, आपको यहां से इंग्लैंड कोई चीज भेजनी है, अब ट्रेन तो इंग्लैंड तक जा नहीं पाएगी, जाना जलमार्ग से ही पड़ेगा, और जलमार्ग क्या है, अपेक्षाकृत सस्ता है ना, उसका यूज जो है अपेक्षाकृत सस्ता है। क्यों सस्ता है, क्योंकि उसके लिए कोई अवसंरचना हमें नहीं बनानी ना। जैसे रेलगाड़ी आपको चलानी है तो पहले पूरी रेल की पटरी बिछानी पड़ेगी, जगह खरीदनी पड़ेगी, तब आप जाके उस पर रेलगाड़ी चला पाओगे। रोड से ट्रांसपोर्ट करना है तो पूरे रोड बिछाने पड़ेंगे। जलमार्ग से करना है तो आपको क्या बनाना है, खाली वो जहाज बनाना है, जल तो पहले से ही है तो उसी में अपने तैरा देना है। तो ये इसलिए भी अपेक्षाकृत सस्ता होता है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्रीय जलमार्ग, है ना। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग, मतलब अंतर्देशीय जलमार्ग क्या हो गया, एक देश के अंदर। जैसे मान लो गंगा में क्रूज चल रहे हैं, गंगा में कुछ क्रूज चल रहा है, गंगा में कुछ है, तो वो क्या है, गंगा के द्वारा परिवहन हो रहा है, तो वो अंतर्देशीय जलमार्ग हो गया। और समुद्रीय जलमार्ग क्या हो गया, और बड़ा। तो कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है ना, इस प्रकार से दिया है। फिर ये आपको क्या दिया है, ये विश्व के प्रमुख
जो बंदरगाह हैं वो आपको दिए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें कुछ में शायद ही आपको ना चमक रहा हो, अपनी बुक में देख लेना, है ना। जैसे उत्तरी अमेरिका पे हम आ जाएंगे तो वैंकूवर है, सैन फ्रांसिस्को है ना, लॉस एंजल्स है, फिर मैक्सिको है, पनामा है ना, ये आपको शिकागो है, टोरंटो है, मॉन्ट्रियल है। मतलब ये इंपॉर्टेंट शहर हैं जिनको मैं बोल रहा हूं, है ना। इनसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। इधर आ जाओगे तो क्योटो है, लीमा है ना, सेंटियागो है, ब्यूनस आयर्स है, रियो डी जेनेरियो है। ये सब आपको अपने मैप पे क्या करना है, एक मैप लेके उस पे ये सब बना लेने हैं, ताकि आपको विशेष विशेष जो स्थान है वो याद हो जाए, ठीक है। फिर इधर चले जाओगे तो स्टॉकहोम, एम्स्टर्डम, बर्लिन वगैरह, फ्रैंकफर्ट वगैरह मिलेंगे। इधर आ जाओगे तो और बढ़िया आदिस अबाबा, काहिरा, मतलब ये सब अच्छे वो हैं, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना है, जो प्रमुख प्रमुख स्थान है वो अपने एक मैप लेके उसको बना लेने हैं, ताकि वो क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सा चीज है, ठीक है। ये आगे भी आपको परेशान करेंगे। खैर, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी, ठीक है। मतलब ये बता रहे हैं कि जो अभी पीछे था ना अंतरदेशीय जलमार्ग, तो उत्तरी अमेरिका की 5 ग्रेट लेक हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ठीक है। ये 5 हैं, 5 झीलें हैं। उनमें क्या करते हैं, उनमें भी अंतरदेशीय जलमार्ग है। अफ्रीका में नील नदी में है। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक मार्ग एवं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे स्थान देश पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। पत्तन क्या होता है, पत्तन मतलब बंदरगाह, है ना। और बंदरगाह क्या होते हैं, जो समुद्र तटीय एरिया होते हैं। जैसे मान लो आपकी बस चली यहां से, है ना, तो लखनऊ से अगर आप कहीं जा रहे हो तो कैसरबाग बस अड्डे से पकड़ोगे, मतलब बस लास्ट में वहां आके रुकेगी, बस अड्डा है वो। उसी प्रकार अगर मैं कहूं जहाजों का अड्डा जो होता है, अब मान लो वहां से सामान भेज दिया तो ऐसा थोड़ी है रास्ते में अंकड़िया डाल के अपना डाला डब्बा खींच लिया, ऐसे थोड़ी खींच लोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर उसका भी एक स्टेशन बनाना पड़ेगा जहां पे आके वो रुके। उसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बंदरगाह या पोतगाह या पत्तन, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे बंदरगाह को। तो मार्ग बंदरगाहों से जुड़े होते हैं या पत्तन से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं। एशिया में सिंगापुर, मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन, केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। तो ये प्रमुख प्रमुख बंदरगाहों के नाम बता रहा है। जैसे मैं आपको प्रमुख प्रमुख स्टेशनों के नाम बता दूं कि भाई साहब दिल्ली एक बढ़िया रेलवे स्टेशन है, लखनऊ बढ़िया रेलवे स्टेशन है ना। इस तरह से आपको 4-5 रेलवे स्टेशन के नाम बता दूं। मुरादाबाद बढ़िया रेलवे स्टेशन है, उन्नाव बढ़िया रेलवे स्टेशन है, कानपुर है। तो इस तरीके से ऐसे ही आपको स्टेशनों के नाम बता दिए जहां क्या है, रेलगाड़ी नहीं रुक रही है, जहां प्रमुख जो पोतवाहक हैं, जो माल ट्रांसफर कर रहे हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, वो आके रुक रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब वायु मार्ग की बात आ गई। देख रहे हो हेलीकॉप्टर कैसे उड़ रहा है, बढ़िया, ठीक है। तो वायु मार्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषाओं के कुछ समाचार पत्रों, टीवी चैनलों के नाम लिखे, पता नहीं क्यों लिखवा रही है। ये वो संचार आएगा ना, भी उसमें होगा। हवाई जहाज रोक दिया हमने। वायु मार्ग 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन। अब जैसे 20वीं सदी किसको कहते हैं, जैसे वर्तमान में कौन सी सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है। तो 21वीं सदी का क्या मतलब हो गया, सन 2001 से लेके और 2100 तक, ये हो गई 21वीं सदी। अब 20वीं सदी आपसे कह रहा है तो 1901 से लेके 1 जनवरी 1901 से लेके और 2000 तक, ये क्या हो गई, 20वीं सदी हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। तो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन सबसे तीव्र मार्ग है, अभी तक सबसे तीव्र है। आने वाले समय में कुछ और हो जाए कि पलक मैंने झपकी और मैं आपके पास आ गया, है ना, आप पलक झपकते ही मेरे पास आ गए कि हे मां साहब, है ना, डिस्टर्ब करने मुझे, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलो, 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अत्यधिक होने के कारण यह सबसे महंगा है। क्यों, क्योंकि इनमें ईंधन बहुत महंगा है इनका, ठीक है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे तूफान को कुप्रभावित होता है, उनमें डिस्टर्ब हो जाता है, नहीं चलता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और ध्रुव स्थानों तक पहुंच रखता है ना। मान लो अब कहीं आपको जाना था, रास्ते में बहुत बड़ा वन है ना, उस वन से होके जाने में ही लोगों की हवा खराब है, उस वन में कोई जाने नहीं चाह रहा, हवाई जहाज चले जाओ ऊपर से, ठीक है, तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं। तो दुर्गम और द्रुत स्थानों पर भी, ध्रुव स्थानों पर भी जा सकता है, विशेष रूप से वहां जहां सड़क और रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, इनके लिए भी इनका यूज होता है। मान लो बाढ़ आ गई, कहीं सारा संपर्क टूट गया, तो हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, वहां उनको खाना देंगे, दवाई इत्यादि देंगे, वो सब पहुंचाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन है, भाई हवाई पत्तन हो गए मतलब एयरपोर्ट, ठीक है। कौन कौन से हैं, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, काहिरा, ये सब दिए अलग अलग देश के हैं, ठीक है।
चलो अब आ गया संचार के साधन। संचार के साधन मतलब हो गए, जैसे मुझे आपसे कम्युनिकेशन करना है तो आज के समय में आपको व्हाट्सएप कॉल कर लूंगा, गूगल मीट पे मिल लूंगा, स्काइप पे मिल लूंगा, टेलीग्राम कॉल कर लूंगा, तो ये संचार के साधन है। मतलब सादा कॉल भी कर लूंगा, ठीक है। कौन मतलब आपके मन में आ रहा हो कि अच्छा सादा कॉल में पैसा लगेगा इसलिए सादा कॉल नहीं कर रहा है, फ्री वाली कॉलिंग कर रहा है। खैर चलो, तो संचार के साधन, संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। वाह, देखो कितनी मतलब क्रिस्प और बढ़िया परिभाषा। संचार क्या है मैं आपसे पूछ लूं तो संचार आप कहानी बताओगे। अच्छा, संचार ऐसा होता है कि भाई साहब मैं आपको यहां से संपर्क करना चाह रहा हूं तो मैंने आपको संचार कर लिया। ये देखो कितनी शॉर्ट में बढ़िया परिभाषा है। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है, ठीक है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को भी विकसित कर लिया है। चित्र 7.10 में संचार तंत्र के विकास का वर्णन है। आजकल हम मतलब बहुत स्पीड अप हो गए हैं टेक्नोलॉजी, संचार में तो खासकर, है ना। जैसे पहले मुझे आपको चिट्ठी भेजनी है कि मुझे हे प्रिय, मुझे आपकी बहुत याद सताती है और मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, मैं फलाने दिन फलाने पेड़ के नीचे फलाने पार्क में मिलूंगा। मैं पहले अगर मुझे किसी को ऐसा बताना पड़ता तो मुझे चिट्ठी भेजनी पड़ती, चिट्ठी 7 दिन बाद पहुंचती, पता लगे कि मैं वहां पेड़ के नीचे बैठा बैठा इंतजार करता रह गया और प्रिय के पास लेटर बाद में पहुंचा। आजकल क्या है, आजकल मैं व्हाट्सएप कर दूंगा कि भैया फलाने टाइम फलाने पार्क में फलाने पेड़ के नीचे मिल जाना, मैं वहीं में आपको बैठा मिलूंगा। तुरंत मैसेज पहुंच गया, इधर आपने टाइप किया तुरंत पहुंच गया। तो क्या हुआ, संचार बहुत द्रुत हुआ है, तेज हुआ है, उसी की ये बात कर रहे हैं। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना में क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए शिक्षा और मनोरंजन के लिए भी संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। भाई टीवी आप देख रहे हो तो वो क्या है, मनोरंजन के लिए संचार के साधन का प्रयोग है। क्लास आप देख रहे हो तो शिक्षा के लिए संचार के साधन का प्रयोग है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क के माध्यम कहते हैं, है ना। हमारा आपसे संपर्क हो रहा है ना। अभी मैं कोई न्यूज चैनल में बैठ के रात को बैठ के गरियाने लग जाऊं, हे भगवान ऐसा आपने क्यों किया, ध्यान से देखिए इस आदमी को, तो क्या है, वो जनसंपर्क ही तो हो रहा है। खैर आजकल उन डिबेट का कोई मतलब रह नहीं गया है, ऐसा लगता है दूसरे बैठाल के आपस में लड़ रहे हैं। खैर सैटेलाइट से संचार में और तीव्रता आ गई है। तेल की खोज, वनों के सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा जैसी पूर्व चेतावनी में सैटेलाइट सहायक होते हैं। सैटेलाइट क्या होते हैं, मतलब उपग्रह, पृथ्वी पे ऊपर भेज दिए, अब वो ऊपर से आपको देख रहा है भाई सब, सारा सिस्टम ऊपर से देख रहा है, वो कह रहा है अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। उसने देख लिया कि यहाँ समुद्र में देख लिया यहाँ तूफान सा बनना है, तो पहले ही बता देगा भाई साहब बारिश आने वाली है, बहुत तेज चक्रवात आने वाला है, गोला सा दिख रहा है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, सैटेलाइट ने और आसान बना दिया चीजें, ठीक है। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेकुलर, तो ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आज सेलुलर फोन के द्वारा, सेलुलर फोन मतलब जो सिंपल आपके जो मेरा ये जो फोन है सिंपल, है ना, इसको सेलुलर फोन बोलते हैं, ठीक है। तो सेलुलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना परस्पर समीपता से ही नहीं मिलती, अपितु इससे हमारा जीवन और अधिक सुखमय भी हो गया है, ठीक है। मतलब हम एकदम चिल रहते हैं भाई साहब। इंटरनेट, जब हमारा मन करा हमने कोई मूवी देख ली, जब हमारा मन करा अपनी प्रिय को व्हाट्सएप कॉल मतलब वीडियो कॉल कर ली, मतलब इजी हो गई हैं चीजें, ठीक है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज, सिनेमा, होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। घर से ही बुक कर लेते हैं, अच्छा वहां तक जाऊंगा तो टिकट फुल हो जाएंगे, यहीं से बुक कर लेता हूं। रिजर्वेशन मुझे नहीं लगता आपको स्टेशन पे जाके कराता होगा, सब अपने फोन से कर रहे हैं, मतलब जनरली लोग फोन से कर लेते हैं, ठीक है, आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच, लोगों की सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं ना। तो जो वसुधैव कुटुंबकम की जो एक परिकल्पना है ना, भारत के शास्त्रीय ग्रंथ, जो भारत की प्राचीन वैदिक ग्रंथ हैं, वो जो वसुधैव कुटुंबकम की एक बात करते हैं, तो वो इस संचार के माध्यम से क्या हो रही है, बहुत सुलभ होती जा रही है। अब आपसे इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा, आपसे पूछेगा संचार के साधनों ने 20वीं सदी में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, टिप्पणी कीजिए। तो आपको अगर ये मटेरियल पढ़ा होगा ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, आप फट से करके ले जाओगे, है ना। आपसे पूछ ले कि यातायात के विभिन्न जो है मार्गों के बारे में बताते हुए उन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके यूपीपीसीएस मेंस में आते हैं, खूब आते हैं, सिंपल सवाल आते हैं। तो ये आप पढ़े रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीजें होंगी, अच्छा संचार के 4 साधन, मतलब जो क्या था, यातायात के 4 साधन थे, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। बढ़िया, उसमें एक मैप बना दो संचार के साधन, चारों तीर बना के दिखा दो, नीचे 2-2 लाइनें लिख दो, एक पेज का बेहतरीन आंसर हो गया। तो इस तरीके से एनसीईआरटी आपको क्या करती है, फैक्ट के साथ साथ
कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, तो आज की कक्षा हमारी यहीं खत्म होती है। इसके बाद इस बुक में भी 3 चैप्टर और हैं, 8, 9, 10। तो कोशिश करेंगे 2 क्लास या फिर छोटा छोटा ही सही रहता है, 3 क्लास में उसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर मतलब ये कंटिन्यू सीरीज रहेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे। अभी बीच में कुछ दिन के लिए ब्रेक सा रहा क्योंकि वो परीक्षा के दृष्टिगत वाली चीजें चल रही थी, लेकिन अब हमने ये निश्चय किया है कि हफ्ते में आपको 1, 2, 3 क्लास एनसीईआरटी की भी मिलती रहेंगी। तो आपको कक्षा कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। यहां तक वीडियो में आए हैं तो लाइक जरूर करके जाइएगा, अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।